हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून। लाइव आ गए आप लोग? हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से आई गेस अपन 17 तक पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। एटीन। हाँ जी, बताइए बाकी लोग। प्रद्युम्न। और कौन आ गया है? प्रद्युम्न ही दिख रहा है मुझे, और कोई आया है लाइव? धनंजय। चलिए, सो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का मतलब है, देखिए, पीवीसी दो तरह की चीजें हैं। इसमें हालांकि ऑप्शन दिया नहीं है, तो मटेरियल के रिस्पेक्टिव ही है ना। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। कहां पर यूज होता है पता है आपको पीवीसी? हाँ, इसको एक्चुअल में क्या ना, इन्होंने ऑप्शन सही नहीं दिया। यहां पर लिखना था पिगमेंट वॉल्यूम कंसेंट्रेशन। पिगमेंट वॉल्यूम कंसेंट्रेशन वो लिखना था, उससे होता और समझ में आता आप लोग को क्लियर, मतलब क्वेश्चन और सही बन पाता। तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड ये एक मटेरियल है। दिस मटेरियल कैन बी यूज फॉर एनीथिंग। यू कैन यूज, कहां पर यूज कर सकते हैं आप इसे? पीवीसी का बाथरूम सैनिटरीज में बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है। आपके पास पर बाथरूम में यदि कर्टन लगा रहे हो तो उसमें यूज हो सकता है। बाथरूम की यदि बात कर लो, पाइप्स की बात कर ले, पाइप्स आते हैं, पीवीसी पाइप्स आते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। कम रिएक्शन होता है इसका। यदि कम रिएक्शन मतलब एक तरह से आप बोले कि नॉन रिएक्टिव होते हैं, है ना। और किससे रिएक्शन नहीं होता है इसका? केमिकल्स के साथ नहीं होता है, तो इट विल परफॉर्म वेल, और ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा देखने को मिल जाती है ना। और भी चीज़ें इसकी बताएं तो अपन और भी चीज़ें देखी होगी आपने, जैसे रेनकोट आता है, आप लोग जो रेनकोट पहनते हैं वो भी पीवीसी का ही होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही होता है। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं द कैरियर इन द केस ऑफ डिस्टेम्पर। कैरियर इन द केस ऑफ डिस्टेम्पर। हाँ जी, बताइए। ए और सी किसमें? किसमें बात कर रहे हो भाई?
कैरियर की बात कर रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो आंसर दिया गया है वो गलत है, वाटर। ओके, तो जैसे यदि मैं बात करता हूँ डिस्टेंपर में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है बेस और एक होता है कैरियर या व्हीकल। तो बेस तो हो जाता है इसके अंदर पर क्या, चॉक, और कैरियर हो जाता है इसका वाटर। वाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी, यहां पर मुझे लगता है कि आप लोग आंसर दे पाएंगे आसानी से। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज व्हीकल फॉर द पेंट, पेंट के लिए व्हीकल की तरह कौन काम करता है। तो आपके पास पर अलग अलग तरह के ऑयल है, जैसे लिंसीड ऑयल हो गया, पॉपसीड ऑयल हो गया, पॉपी ऑयल। इसके अलावा आपके पास पर एक और ऑयल होगा जहां तक मुझे ध्यान है, नट ऑयल। These all oil are vehicles for paint, vehicle for paint, क्लियर है। अब व्हीकल का मतलब आप लोग को पता होगा सभी को, पता है व्हीकल का मतलब, पॉपसीड के से बनाते हैं ऑयल को। पता है ना सभी को व्हीकल। चलिए आगे बढ़े। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। बताइए क्वेश्चन नंबर 21। क्या है इसका आंसर, यूज टू कोट इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, बिल्कुल, क्योंकि इसका अडैशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, सो यू कैन नॉट यूज इट फॉर एक्सटीरियर सरफेस। एक्सटीरियर सरफेस के लिए आप इसे यूज नहीं करें। किसे यूज नहीं करें, डिस्टेंपर को।
क्लियर है? क्योंकि ये आपके पास बाहर एक्सपोज होने पर क्या हो सकता है, ये वॉश आउट हो सकता है, ओके, वॉश आउट हो सकता है, तो सिर्फ इंटरनल इसके लिए। एक किसी ने पूछा अभी, क्या पूछा था भाई, पॉपी सीड ऑयल। पॉपी सीड जो है बेसिकली, पॉपी सीड इसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखा होगा आपने, ये सुना है खसखस, हिंदी में सुना है खसखस, क्या नाम है, किसने पूछा था, धनंजय। बस उसी का तेल निकाल दो तो पॉपी सीड ऑयल बन जाता है। थोड़ा महंगा आता है ना, क्योंकि खसखस खुद ही महंगा आता है। इसके अलावा एक और किसी ने पूछा, क्या, आई जस्ट सीन, क्योंकि मेरा अभी आया चैट कमेंट रिफ्रेश होकर, व्हीकल एंड कैरियर में डिफरेंस। व्हीकल यार अलग चीज है, व्हीकल जिसमें ऐड व्हीकल प्लस अपन बेस करते हैं तो वी क्रिएट पेंट, लेकिन एक और टर्म होता है जिसे अपन बोलते हैं थिनर प्लस बेस भी कर देते हैं। तो बेस जो है आपके पास पर दैट इज चॉक, और थिनर जो है आपके पास पर दैट इज वाटर। इट विल गिव यू डिस्टेम्पर। तो वाटर जो है यहाँ थिनर की तरह काम करता है, और व्हीकल जो है उसके लिए ऑयल्स वगैरह आपने पेंट के लिए यूज कर लिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दोनों बता सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दोनों बता सकते हैं। हाँ जी बताइए। सेकंड, अप्लाइंग 2 coats ऑफ वार्निश ऑन नॉट्स इन वुड इज टाइप ऑफ। हाँ जी, नॉटिंग भी आपके पास पर दो तरह की होती है, दो तरह की नॉटिंग होती है। तो पहले तो आप आंसर दे, फिर मैं इसका बताता हूं। हाँ जी, दो तरह की नॉटिंग होती है। एक है साइज नॉटिंग। क्यों किया जाता है बताता हूं। इस पर कैसे किया जाता है, रेड लीड प्लस वाटर का फर्स्ट कोट चढ़ाया जाता है वुड के ऊपर, और सेकंड रेड लीड प्लस टार्पन को सेकंड कोट चढ़ाया जाता है। सेम ही सेकंड कोट नहीं होता है, दोनों अलग अलग कोट है। पेटेंट जो होता है इसके अंदर पर 2 कोट्स होते हैं रिपीटिव, एक ही मटेरियल से 2 कोट अपन कर देते हैं। ओके ठीक है। और जनरली वी यूज वार्निश, वार्निश और कोटिंग। तो एक वार्निश की लेयर मारते, फिर दूसरी वार्निश की फिर से लेयर मारते। हाँ जी, ये रेड लीड लिखा है मैंने, व्हाइट लीड होगा, लीड यू कैन से व्हाइट लीड। और यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस टू नॉटिंग। नॉटिंग कहने का मतलब है जो आपके पास पर आपको नॉट्स पता होगा, है ना, बताया था मैंने, ये नॉट्स ऐसा एक्सपोज हो जाता है, नॉट ऐसा दिख रहा है,
तो ये अलग से सरफेस एक्सपोज हो रही है, तो हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर ना एक पेंट कर देते हैं। ओके, तो जो पहली लेयर होती है फिर दूसरी लेयर होती है, तो ये पहली लेयर दूसरी लेयर अलग अलग तरह से करें तो साइज नॉटिंग होगी, और दोनों एक ही मटेरियल की कर दी तो पेटेंट नॉटिंग होती है, तो दैट इज ऑप्शन सी। ओके, क्लियर है भाई? तो यहां पर आंसर हुआ ऑप्शन सी आपके पास पर। नेक्स्ट, ऑन वुड सरफेस वार्निश इज प्रोवाइडेड फॉर प्रोटेक्ट कोटिंग, बिल्कुल। ग्लॉसिंग द सरफेस, बिल्कुल। इंटेंसिफिकेशन ऑफ वुड ग्रेन्स, बिल्कुल। ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। Before painting of metal surface, grease is removed by using water jet. वाटर जेट से नहीं निकलने वाला ग्रीस ना, वाटर जेट से नहीं निकलने वाला। बिल्कुल धनंजय, पहली बात तो उससे नहीं निकलने वाला। और क्या ऑप्शन हो सकता है आपके पास पर जिससे हम निकालते हैं, यदि आपने देखा होता? हाँ जी बताइए। We use a hot alkaline solution, hot alkaline solution to remove grease from metal surface before painting. तो मेटल सरफेस के ऊपर से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं, उसको गर्म करते हैं और उसको डाल देते हैं, जिससे हमारा जितना भी पार्ट है जो पूरा क्लीन हो जाता है। उसके बाद हम प्रॉपर पेंटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रायर इन पेंट? इनमें से कौन सा ड्रायर है पेंट में, बताइए। बी, बिल्कुल, क्योंकि पॉपी ऑयल, टंग ऑयल एंड लिंस्ड ऑयल, ये तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों क्या है, विकल है। सो दिस इज अ ड्रायर। क्लियर बात सभी को? क्लियर है? इसके अलावा और लिख देता हूं मैं, रेड लीड भी यूज की जाती है, एज अ ड्रायर यूज की जाती है। इसके अलावा एक और है मैग्नीज डाइऑक्साइड, और लीड एसीटेट भी यूज होता है एज अ ड्रायर, ड्रायर एंड पेंट। लीड एसीटेट भी यूज होता है, लीड एसीटेट, यू कैन यूज ऑल ऑफ देम एज अ ड्रायर। ठीक है, क्या 24 में भी छोड़कर सबने बचे आंसर दिए?
अच्छा बी छोड़कर सबने आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। नियरली होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स ऑयल, रेजिन्स इन ऑयल, एल्कोहल और टारपिन इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? इट इज अ डेफिनेशन, ये पूरा का पूरा एक डेफिनेशन है। इसको इधर ना लगा करना, इसकी जगह इधर पर लगा देते ना डैश, तो भी काम चल जाता। गलत, एकदम गलत जवाब धनंजय। वार्निश इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स इन ऑयल, एल्कोहल और टारपिन। क्या है वार्निश? ओके चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू रिकमेंड फॉर पेंटिंग इंटरनल वॉल? इंटरनल वॉल के लिए आप किसे रिकमेंड करेंगे? हाँ जी बताइए। पहली बात, इसका कोई आंसर ही नहीं है इसमें, क्योंकि आपको बोला है पेंटिंग इंटरनल वॉल्स, वॉल्स को पेंट करना है। आयरन ऑक्साइड इज ऑल्सो यूज फॉर मेटल, इट इज यूज फॉर, दिस इज फॉर metal, this is used for wood, lead oxide is used for, लीड के अलग अलग ऑक्साइड, यदि व्हाइट है आपके पास पर लीड तो वुड के लिए, रेड है तो आपके पास सर मेटल के लिए, तो नॉट फॉर वॉल। इमल्शन इज ऑल्सो नॉट यूज फॉर वॉल। ओके हाँ जी, बट वी कैन यूज इमल्शन, लेकिन यदि वो वाटर बेस्ड रहा तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्लियर है? ये याद रहे ना, ये एनिमल, ये एनिमल नहीं है ना, ये वुड के लिए यूज होता है। किसके लिए? वुड में भी क्या करने के लिए? ग्लॉसी सरफेस बनाने के लिए। ग्लॉसी इसी की वजह से होता है। आयरन ऑक्साइड लगाते हैं अपन किसके लिए? रस्ट प्रूफिंग के लिए, है ना। तो एक नॉर्मल अपन जो पेंट लगाते हैं, आपके पास है प्राइम कोट, उसके बाद ना 2-3 लेयर इसकी लगा देते हैं एनिमल की, तो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी हो जाता है। 28 पेंट इन पेंट लिंस्ड ऑयल इज यूज्ड एज,
किसकी तरह यूज होता है? व्हीकल की तरह यूज होता है. द कॉमन बेस यूज इन पेंट इज, हाँ जी, कॉमन बेस यूज इन पेंट. बताइए सभी लोग. मैंने शायद कल बताया था आप लोग को, कुछ नाम बताए थे, यदि आप लोग को याद है तो. हाँ जी, बताए थे, याद है? क्या क्या बताए थे मैंने? वाइट लीड, रेड लीड, एल्यूमिनियम पाउडर, जिंक पाउडर. याद है क्या? जिंक पाउडर, या फिर यू कैन से जिंक ऑक्साइड भी यूज करते हैं हम. और एक और आयरन. these all are these all are work as base. base का मतलब क्या होता है? it is the main constituent of paint. main constituent of पेंट के मेन जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो कहलाता है बेस. उसे जो सरफेस पर स्प्रेड कराता है वो कहता है विकल. सो बेस जो है आपके पास सर, व्हाइट लीड, रेड लीड, एल्यूमिनियम पाउडर, जिंक पाउडर, आयरन ऑक्साइड, ये सब चीज़ है. टाइटेनियम व्हाइट नहीं है, ओनली ऑक्साइड नहीं है. आयरन ऑक्साइड भी हो सकता है, जिंक ऑक्साइड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों के दोनों हो सकते हैं. हाँ जी, समझ रहे मेरी बात को? क्या बोल रहा हूँ मैं? दोनों के दोनों ही हो सकते हैं. सॉरी, ये भी हो सकता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज बेस. ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस, तीनों के तीनों बेस की तरह यूज हो सकते हैं. आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम व्हाइट, तीनों के तीनों यूज हो सकते हैं. है नहीं वो है, अरे देखो वैसे आंसर करना है कि कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है. सो वी कैन आंसर कि कॉमन कौन सा है. तो कॉमन कौन सा है भाई आपके पास पर, है ना? आयरन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों ही कॉमन है, टाइटेनियम उतना कॉमन नहीं है. धनंजय, आयरन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है ये दोनों के दोनों कॉमन है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो रहता है वो कोरोजन रेजिस्ट करता है, तो उस तरह का कोरोजन रेजिस्टिंग पेंट जो रहता है उसमें यूज हो जाता है. दोनों के दोनों यूज होता है. ये कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, और ये हर मेटल सरफेस पर यूज होता है एज अ प्राइम कोट. एज अ प्राइम कोट यू कैन यूज इन एवरी मेटल. ठीक है, बहुत सारा चीज लिख दिया, उनको हटाता हूं मैं. सो अब ये तो नहीं है, ये भी है, टाइटेनियम वाइट भी है, जिंक ऑक्साइड भी है, आयरन ऑक्साइड भी है. इट इज यूज्ड एज प्राइम कोट ऑलमोस्ट सभी मेटल के लिए. सभी मेटल के लिए आयरन ऑक्साइड को प्राइम कोट की तरह यूज कर सकते हैं. इसको यूज कर सकते हैं
कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए. So it cannot be used for all the prime coat. कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए आपके पास पर ये यूज होता है, लेकिन कोरोजन रेजिस्टेंस का जो एक कोट है ये आपके पास पर ये फाइनल कोट रहेगा. ईच एंड एवरी मटेरियल डज नॉट नीड जिंक ऑक्साइड एज अ कोरोजन रेजिस्टेंस. तो इसलिए आपके पास पर आयरन ऑक्साइड हो जाएगा एज कम्पेयर टू जिंक ऑक्साइड. लेकिन जिंक ऑक्साइड आपके पास पर जितने भी एक्सपोज सरफेस वाले मेटल्स रहते हैं उन सभी में जिंक ऑक्साइड लगाया जाता है. हालांकि यदि मैं बात करूँ ड्यूरेबिलिटी के रिस्पेक्टिव तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम रहती है जिंक ऑक्साइड की. तो वैसे यदि कॉमन देखा जाए तो हर का प्राइम कोट जो रहेगा यू कैन यूज मेटल, हर मेटल का प्राइम कोट आप यूज कर सकते हैं आयरन ऑक्साइड. और हर वो मेटल जो एक्सपोज होगा बाहर उसका पहला कोट आयरन ऑक्साइड होगा और उसका फाइनल कोट कौन सा होगा, जिंक ऑक्साइड. तो ऐसा देखा जाए तो दोनों इन जनरल बहुत कॉमन है. लेकिन ऐसे भी मेटल जो एक्सपोज नहीं हो रहे एक्सटीरियर एनवायरमेंट से या एनवायरमेंट में एक्सपोज नहीं हो रहे, वाटर का रेनफॉल का इफेक्ट, आपके पास सनलाइट का इफेक्ट ऐसा बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड को नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा. सो ऑन दिस बेसिस कि इंटरनल यूज यदि आपके पास पर चाहिए और इंटरनल यूज के लिए देखा जाए तो जिंक कोट की जरूरत नहीं, जिंक ऑक्साइड की जरूरत नहीं है, जिंक कोटिंग की जरूरत नहीं है. तो आयरन ऑक्साइड यहाँ पर उससे आगे हो जाता है. वैसे देखा जाए तो दोनों बहुत ज्यादा ऐसे अनकॉमन से नहीं है. धनंजय सभी पे यूज होता है तभी तो कॉमन है. ठीक है. छोटी सी छोटी बुक में नोट्स में सबसे पहले बेस में जिंक ऑक्साइड मिलता है. हाँ मतलब जिंक ऑक्साइड हो गया, अरे बाकी चीजें जितनी मैंने लिखा था सब में लिख देता है आपके पास पर. लेकिन द टर्म इज दिस कि कॉमन जो वर्ड इसने यूज किया, कॉमन जो हर जगह यूज हो जाएगा, हर में यूज होता है या ज्यादातर यूज होता है, वो है आयरन ऑक्साइड एज कंपेयर टू जिंक ऑक्साइड. यदि जिंक आयरन ऑक्साइड नहीं होता ऑप्शन में तो जिंक ऑक्साइड हो जाता है. और पहली बात तो इसमें है तो आपके पास पर तीनों के तीनों ही आपके पास पर है, ये तीनों के तीनों टाइटेनियम वाइड भी तो आपके पास पर एक तरह का बेस ही है. नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 30. वार्निश एसेंशियली कंटेन, वार्निश एसेंशियली कंटेन. आज कम लोग हैं क्योंकि कल मैंने बता दिया था ना पेंट का टॉपिक है, और पेंट का टॉपिक अपन खत्म करेंगे आगे बढ़ेंगे तो सबको लगा पेंट वैसे ही कम आता, नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए कम लोग हैं. आप उधर से 2 हो और मैं इधर से 1 हूँ, और जितेंद्र और धनंजय और प्रद्युम्न 3 आप हो और मैं इधर से 1 हूँ, तो अपन मिलकर हो गए 4 और 3 12 लोग हो गए. पर पर्सन का अपन ने लोड लिया 3 का. चलिए वार्निश एसेंशियली कंटेन. वार्निश में क्या होता है, सॉल्वेंट, ड्रायर, रेजिन्स, ऑल ऑफ दिस. बताइए सभी लोग. नहीं नहीं देखो बात ऐसा नहीं है कि कम से सॉल्व होता है. एक्चुअली जो नोट्स प्रिपेयर करते हो ना वो नोट सही से प्रिपेयर नहीं करते, नोट सही से प्रिपेयर नहीं करते. आप लोग नोट्स कैसे प्रिपेयर किया करो, पूरा टॉपिक मत लिखा करो. ऐसे टॉपिक जो आपको दिक्कत देते हैं ना उसमें वन लाइनर स्टार्ट किया करो. वन लाइनर, एक लाइन में ही पूरी चीज, एक लाइन में लिख दिया, एक लाइन में लिख दिया, एक लाइन में लिख दिया. ऐसे कर कर आप 5-6 पेज का एक वन लाइनर बनाओ. वन लाइनर, ज्यादा डिटेल मत लिखो, वन लाइनर लिखो. अब जितने वन लाइनर रहते हैं ना उसमें हमारा जो मतलब हमारा माइंड जो रहता है ना उसको एज अ नोट्स पॉइंट पड़ता है. तो हमारा माइंड के लिए वो बुलेट होते हैं, बुलेट मार्क होते हैं, तो उसको माइंड ना बहुत जल्दी रीड करता है और एडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेता है. इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है. जिसमें थ्योरी बहुत ज्यादा लिखते हैं ना वो वाला पार्ट से बीच का पार्ट तो गायब ही हो जाता है. हाँ जी, क्वेश्चन है 30. अ वार्निश एसेंशियली कंटेन, क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए. वार्निश में क्या होता है, सब होता है बिल्कुल. ड्रायर, सॉल्वेंट, ऑल ऑफ दीज सब प्रेजेंट होते हैं. द पेंट विच हैज हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी इज, हाँ जी, हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी.
बताइए। हाँ जी, सेलुलस पेंट एग्जैक्टली गलत। सेलुलस पेंट को हम पहले तो बता देता हूँ। सेलुलस पेंट तो इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इसको अपन किसके, पेट्रोलियम के साथ मिलाकर लगाते हैं। पेट्रोलियम मिक्स करते हैं अपन इसमें और फिर अपन इसको यूज करते हैं सेलुलस पेंट को। याद होगा, याद होगा ना। इसे एमाइल एसीटेट भी बोलते हैं, ठीक है। एनिमल पेंट्स तो आपको पता है वुड में यूज होता है, किसके लिए, ग्लॉसीनेस के लिए। सेजन पेंट्स जो है ये दो तरह से यूज होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। दो यूजेस के, एक तो यूज होता है इंटीरियर पार्ट ऑफ वॉल, ज्यादा आप एक्सपोज नहीं कर सकते। इंटीरियर पार्ट ऑफ वॉल के लिए क्या यूज करते हैं आप, सेजन पेंट, क्लियर है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसी में प्लस कर देंगे इसमें क्या, ड्राई वार्निश। तो हम इसे यूज कर सकते हैं कहाँ, एक्सटीरियर वॉल पर। एक्सटीरियर वॉल पर भी पेंट कर सकते हैं, तो इंटीरियर पर भी पेंट कर सकते हैं अकेला, और एक्सटीरियर के लिए करना है क्योंकि ये आपके पास पर वेदरिंग रेजिस्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप ड्राई वार्निश इसके अंदर ऐड कर फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटीरियर सरफेस पर भी पेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके पास ब्रॉन्ज पेंट। इसके अंदर हम मिलाते हैं एल्यूमिनियम पाउडर का पिगमेंट। क्या मिलाते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर का पिगमेंट, जिसकी वजह से ये रात में भी ना चमकने लगता है। क्या, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का भी डाल सकते हैं। इसका पाउडर डालते हैं तो पाउडर डालने के बाद ये चमकने लगता है। अरे रेडियम नहीं बना रहे हीरो रेडियम नहीं, इतना नहीं चमक रहा है, लेकिन हाँ ये विजिबल, यू कैन से इसकी विजिबिलिटी नाइट में भी आपके पास पर बढ़ जाती है। किसकी, ब्रॉन्ज पेंट की, क्लियर है। तो यहाँ पर इन जनरल यदि बात करो तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी। सेलुलस पेंट का लिख दिया कि ये पेट्रोलियम के साथ मिक्स होता है, सॉल्युबल है पेट्रोलियम में। सेजिन सॉल्ट्स के बारे में लिख दिया मैंने कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द वॉल पर लगाया जाता है, लेकिन उसी में ड्राई वार्निश को मिला देंगे तो एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द वॉल में भी यूज़ होने लगेगा। एनिमल्स पेंट्स के बारे में बात करते हैं तो वुड पर लगता है, उसकी सरफेस को ग्लॉसी बनाने के लिए 2 से 3 लेयर पर लगाया जाता है ना। वाइट लीड के बाद जो फाइनल कोट होता है आपके पास पर, आप एनिमल का लगा सकते हैं, एनिमल पेंट का लगा सकते हैं। क्लियर है, ओके समझ आया। तो इसका आंसर क्या था भाई, इसका आंसर क्या था, ब्रॉन्ज पेंट। ओके, नेक्स्ट, स्नोसिम इज क्या है, स्नोसिम बताइए। ACD, अरे बी क्यों छोड़ा, बी क्यों छोड़ दिया धनंजय, कोई दिक्कत है बी में तो बताओ, चेंज कर देते ऑप्शन। इट इज अ colored paste used for exterior walls। मार्केट में मिलता है, मार्केट में मिलता है, ठीक है। आप स्नो सिम ढूंढोगे ना तो अमेजोन वाला भी आपको दे देगा, प्राइम रहेगी तो जल्दी डिलीवर कर देगा, है ना। इट इज अ कलर्ड सीमेंट, इट इज अ पेस्ट, थिक पेस्ट,
थिक पेस्ट के फॉर्म में आता ना, कलर्ड सीमेंट मतलब पाउडर नहीं आता, पेस्ट के फॉर्म में आता है, ठीक है। स्नो से चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में पूछा गया भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 34 एंड 35 तीनों आंसर दे सकते हैं आप लोग, मुझे ऐसा लगता है तीनों आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी, किसकी सबसे ज्यादा डक्टिलिटी है? वाटर वार्निश, टारपिन, ऑयल वार्निश और स्प्रेड वार्निश, बताइए। बताइए बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही, ऑयल वार्निश। टारपिन वार्निश इट इज नॉट यूज, इट यू कैन नॉट यू नो सजेस्ट दिस फॉर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर के लिए आप सजेस्ट नहीं करें। ऑयल वार्निश में भी प्लस कर सकते हैं अपन क्या, टारपिन। यदि वो क्या हो रहा है, यदि वो थिक हो जा रहा है तो आप उस पर टारपिन मिलाकर उसको यूज कर सकते हैं वापस से। सर डक्टिलिटी कहने का मतलब है कि ये इसके ऊपर पर ये वर्केबल है। वर्केबल कैसा है कि आपके पास पर इफ यू अप्लाई लोड इन इट, या फिर आप इस लोड, चलो लोड के हिसाब से डक्टिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। डक्टिलिटी कहने का मतलब है ये थिक है, इसमें टारपिन मिलाकर यू कैन इसको बहुत ज़्यादा स्टेट चेंज कर सकते हैं इसके, बस इसी से आप समझ सकते हैं धनंजय इसके बारे में, डक्टिलिटी के बारे में। तो आप इसको इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों की जगह पर यूज़ कर सकते हो। वाटर वार्निश को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका आपके पास पर ड्यूरेबिलिटी बहुत कम रहता है। स्प्रेड वार्निश का भी थोड़ा ड्यूरेबिलिटी कम रहता है, इसका भी ड्यूरेबिलिटी कम रहता है। नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ विच पेंट कैन बी क्लीन्ड बाय वॉशिंग विथ वाटर। हाँ जी, पानी से धोने से जो आपके पास पर निकल जाए वो क्या रहेगा, बताइए इनमें से। बात की थी हमने, बता दिया था मैंने। ये निकलेगा क्या? अपने घर पर वुडन पर थोड़ा सा पानी से हाथ फेरते तो उसका क्या चमक चला जाता है क्या? 34 का बी बताने वाले जितेंद्र और धनंजय बताया ना, वुड को ग्लॉसी बनाने के लिए यूज होता है। ग्लॉसी मतलब एक सरफेस आ जाती है, वो सरफेस इजीली जाती नहीं है। सी बिल्कुल सही। अरे ये क्या है? इमल्शन पेंट। इमल्शन पेंट जो आपके पास पर, तो ये वॉल के अंदर पर यूज होता है। इमल्शन दो तरह के होते हैं, एक वाटर बेस्ड होते हैं और एक ऑयल बेस्ड होते हैं। सो इनमें से तो कोई बिटुमिनस पेंट भी वाटर से डिसॉल्व नहीं होता, इनेमल भी नहीं होगा आपके पास पर, और ऑयल पेंट भी नहीं होगा। तीनों का कोई रिलेशन है ही नहीं वाटर से। तो ये आपके पास पर बोला क्लीन बाय वॉशिंग विद वाटर। तो हम दीवारों पर यदि कलर कोई चढ़ा देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, दीवारों को अच्छे से धोते हैं और उसके बाद दूसरा कलर चढ़ा देते हैं। अच्छा, अरे वो इमल्शन दूसरा होता है भाई जितेंद्र, वाटर प्लस बिटुमिन, दैट इज डिफरेंट इमल्शन। दैट इमल्शन इज यूज फॉर द पैचवर्क ऑफ द रोड। रोड का पैचवर्क के लिए यूज होता है इन वेट वेदर कंडीशन, है ना, जिसमें अपन क्या बना लेते हैं, एक एक्वस मीडियम बना लेते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ बिटुमिन का। दैट इज डिफरेंट, है ना। वो भी हालांकि वाटर बेस्ड ही होता है, लेकिन उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो बिटुमिन होता है। ओके, तो इसका आंसर है इमल्शन पेंट। नेक्स्ट, the ingredient of paint which give it the binding property and form opaque coating। ये कल बताया था मैंने, और यदि नहीं पता है ना तो कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं हो पा रहा अपने से। मैं बताया था कल आप लोग को, कल बताया हूं मैं आप लोग को, याद रखें। मयंक, विकल होता है क्या?
मयंक आया, लेट आया मतलब देर आया पर दुरुस्त नहीं आए, दुरुस्त नहीं आए तुम। जितेंद्र भी नहीं आए दुरुस्त। धनंजय सही बताए। बेस, इट इज अ बेस। कल मैंने आप लोग को बताया था, बताया था नहीं बताया था बताइए। कल ही बताया था मैंने, एक ओपेक सरफेस ही बना लेता है बेस। मेन कंस्टिट्यूएंट होता है किसका? पेंट का। हाँ, मेन बॉडी ऑफ पेंट यू कैन से। चले, तो बेस होता है, विकल नहीं होता। विकल होता है क्या भाई? ओपेक सरफेस थोड़ी ना बनाता। पेंट ही तो अरे पेंट का मेन कंस्टिट्यूएंट होगा, वही तो आपके पास पर क्या करेगा? एक ओपेक सरफेस बनाएगा। विकल तो उसको एक विकल उसको मूव करने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट 36। The setting pigment particle of paint into a hard compact mass which is not easily redispersed by stirring is called। हाँ जी बताइए। बताइए। बीसी नहीं, सबका अलग अलग मतलब होता है। इसका मतलब होता है peeling off of a paint from parent coat और सरफेस। पेरेंट सरफेस से आपके पास पर अलग अलग हो जाता है, वो कहलाता है ब्लिस्टरिंग। क्लियर है? क्रैकिंग, लॉन्ग क्रैक इन लंबा यदि क्रैक यदि आपको देखने को मिलता है किसके अंदर पर? पेंट के अंदर पर, तो हम उसे बोलते हैं क्रैकिंग। और इट शुड बी चेकिंग होना चाहिए, चेकिंग या क्रेजिंग होना चाहिए, जिसमें फाइन क्रैक्स बन जाते हैं, फाइन हेयर क्रैक्स जैसे बन जाते हैं, होना चाहिए। केकिंग इट इज ऑल अबाउट कि पार्टिकल जो है आपके पास पर छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाए, छोटे पार्ट में टूट जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं? कैकिंग। कैकिंग इज द रिमूवल ऑफ पेंट सरफेस बाय डिकम्पोजिंग इट इन डिकम्पोजिंग नहीं, बाय रिमूवल ऑफ पेंट सरफेस इन स्मॉल पार्ट्स, यू कैन से, उसे केकिंग बोलते हैं, है ना? ठीक है, नॉट इन अर्बन स्लैंग, ये नॉर्मल वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38। द प्रेजेंस ऑफ डैम्पनेस while applying the primer affect the life of। हाँ जी बताइए।
बताइए। ऑयल पेंट, बिल्कुल सही। प्रेजेंस ऑफ डैम्पनेस वाइल एप्लीकेशन प्राइमर अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑयल पेंट। ऑयल पेंट में काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब ना के बराबर ही मिलेगी लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट इज शाइन्स एंड विजिबल इवन इन डार्कनेस। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यदि आप लोग को याद होगा तो। इवन विजिबल इन डार्कनेस। बताइए। बताया था आपको, बताइए। धनंजय और मयंक कर रहे हैं, बाकी लोग। धनंजय नहीं, जितेंद्र और मयंक। प्रद्युम्न, धनंजय ये बता रहे हो? बताया मैंने। कौन सा पेंट है, पेंट का नाम बताओ। पेंट का नाम कौन सा रखा अपन ने? ब्रॉन्ज पेंट। कौन सा पेंट है? ब्रॉन्ज पेंट। उसमें एल्यूमिनियम पाउडर रहता है, एल्यूमिनियम और या फिर कॉपर का पाउडर रहता है, जिसकी वजह से अपन उसको रात में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। पेंटिंग वर्क इज जनरली स्पेसिफाइड बाय। पेंटिंग वर्क इज जनरली स्पेसिफाइड बाय, जल्दी बताइए। आसान है, शायद कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या है ऑप्शन डी। एरिया ऑफ पेंटेड सरफेस, इस तरह से निकालते हैं। थिकनेस तो होती नहीं, इसलिए अपन एरिया से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं थोड़ा 1 मिनट तीनों बता देता हूँ। तीनों दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। तीनों बताइए, तीनों का तीनों बताइए। बता सकते हैं? फोर्टी का नहीं बता रहे हैं, 41 का बता रहे हैं, 42 का, ड्यूको पेंट, इसे अपन लैक्यूसर्स भी बोलते हैं। दीज आर सेलुलस पेंट यूज फॉर स्प्रे। स्प्रे के लिए यूज किया जाता है इसे, एज अ स्प्रे पेंट आप इसे यूज करते हैं। किसको? ड्यूको पेंट को। किसको भाई? ड्यूको पेंट को आप एज अ किसके तरह यूज करते हैं? स्प्रे के तरह। ठीक है। ठीक है। और जो दुकान वगैरह इन सभी में जो मार्केट में जो नाम है ना, इट इज यू कैन से द ट्रेड और मार्केट नेम, वो है तो उसी के अंदर के, उसे सेलुलस पेंट ही बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्मॉल एरिया ऑन पेंटेड सरफेस इनक्लोज बाय हेयर लाइन क्रैक, अभी बताया था। हेयर लाइन क्रैक के बारे में अभी बताया। 41 को मना नहीं करना है मुझे। क्रेजिंग या फिर हम क्या बोलते हैं इसे? चेकिंग। इसका मतलब है फाइन क्रैक। फाइन क्रैक
और यू कैन से हेयर लाइन क्रैक। पेंट करने के तुरंत बाद ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, इट इज अ डिफेक्ट। क्लियर है? आंसर दिस, यहां पर आंसर। नेक्स्ट, स्प्रिट वार्निश कंसिस्ट ऑफ, स्प्रिट वार्निश कंसिस्ट ऑफ ये होता है सेल्यूलोस पेंट बनता है इससे। पहली बात तो सेल्यूलोस पेंट बनता है, मतलब हम क्या करते हैं, रेजिन्स को हम किसके साथ मिला देते हैं, प्लस कर देते हैं इसके साथ क्या, स्प्रिट। रेजिन्स के साथ स्प्रिट ऐड कर देते हैं तो बन जाता है आपके पास सेल्यूलोस पेंट या फिर स्प्रिट वार्निश। अब ये रेजिन्स कौन सा है आपके पास पर, रेजिन्स का नाम है आपके पास पर और ये जो मिलता है इसे अपन बोल सकते हैं, एक और नाम भी रखा है इसका अपन ने, देश विदेशों में जो जाना जाता है नाम प्रचलित है जो, दैट इज फ्रेंच पॉलिश, दैट इज फ्रेंच पॉलिश। ओके, क्लियर है? सो ये इसमें डिसॉल्व होगा, रेजिन्स या सेलिक इस पर क्या होगा, डिसॉल्व होगा और बना लेगा फ्रेंच पॉलिश। और ये एक तरह का मेन कैटेगरी बात करें तो सेल्यूलोस पेंट होता है, पॉइंट नहीं पेंट है, पेंट। और यू कैन कॉल्ड इट एज वार्निश यदि आप उसे, क्योंकि वार्निश में क्या होता है, रेजिन्स को अपन किसके साथ मिक्स करते हैं, ऑयल के साथ, टार्पिन के साथ, अल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं ना, ठीक है? ठीक है सभी को, कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 44 बताइए, 43 और 44 दोनों बताइए। बता दिया आप लोगों ने 43 का। रेजिन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन स्पिरिट, यूज्ड इन वार्निश। 2 पॉइंट तो अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, 2 पॉइंट तो अभी बता दिए मैंने। सॉल्युबल इन स्पिरिट, यूज्ड इन वार्निश, मतलब ये भी सही है क्योंकि सॉल्युबल उसमें लिक्विड में मतलब वाटर में हो जाता तो फिर वाटर में क्यों नहीं मिलाते, सबसे सस्ता तरीका तो वही था। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट, which property of asbestos used for building construction is incorrectly stated, is incorrectly stated, incorrectly। हाँ जी, बिल्कुल सही। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यदि रहता तो इस पर आग भी लग सकता था ना, यदि इसमें से ही जाने लगता, आपके पास पर करंट फ्लो होने लगता तो यहाँ से फायर भी लग सकता था, तो फायर प्रूफ है, कैसे हो जाएगा? तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पेंट, पेंट का कंस्टिट्यूएंट नहीं है, बताइए। कौन पेंट का कंस्टिट्यूएंट नहीं है, बताइए भाई।
हाँ जी, बिल्कुल सही। सोडियम क्लोराइड, अभी तक मैंने यूज लिया क्या इसका कहीं? सोडियम क्लोराइड, इसको मिलाएंगे और खाना खाएंगे, सोडियम क्लोराइड को, NaCl। चलिए नेक्स्ट, अ वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट एडेड टू पेंट इज नोन एज, अ वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट एडेड टू पेंट इज नोन एज, बताइए। बिल्कुल सही, थिनर, है ना, आंसर इज थिनर। नेक्स्ट, एक्सटेंडर आर एडेड टू पेंट बॉडी, किस लिए डाला जाता है एक्सटेंडर को? फायदे और नुकसान दो चीजें देखेंगे। बिल्कुल, एक्सटेंडर आर यूज टू इंक्रीज द वॉल्यूम, है ना। बाय यूजिंग एक्सटेंडर क्या होता है आपके पास पर? पिगामेंट वॉल्यूम पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन जो होता है आपके पास पर, वो भी इंक्रीज कर जाता है। सुना होगा आपने पीवीसी वैल्यूज, सुना है कि नहीं सुना आपने? पीवीसी, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। 2 क्वेश्चन लेफ्ट, कौन सा क्वेश्चन छूट गया भाई? कौन सा क्वेश्चन छूट गया बताना मुझे। और इसकी वजह से ग्लॉसीनेस डिक्रीज करती है, तो एक्सटेंडर यूज करोगे तो ग्लॉसीनेस कम हो जाएगी। किधर के कौन से क्वेश्चन रहे धनंजय बताना। तो एक्सटेंडर यदि यूज करोगे तो ग्लॉसीनेस कम हो जाएगी और पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर देगा वॉल्यूम को। ओके, सो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट 48 49, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लॉज या फिर डिफेक्ट इज कॉज ड्यू टू एक्सटेंडेड ह्यूमिडिटी और ड्यू टू एवोपरेशन ऑफ सॉल्वेंट एट द पेंट सरफेस, बताइए। अच्छा, 2 ही क्वेश्चन रहे, अच्छा ठीक है। क्या हो गया इसका, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बिल्कुल। ब्लिस्टरिंग के अंदर ये कंडीशन भी देखने को मिलती है और मेजरली जो मैंने बताया था वो मेनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अ पिगमेंट जनरली यूज्ड टू impart white color in paint is, हाँ जी, कौन सा यूज होगा पिगमेंट जो व्हाइट कलर लेकर जाएगा? हाँ जी, बताइए कौन सा पिगमेंट होगा? जितेंद्र मयंक सही है, बाकी लोग बताइए, क्या लोग सही बता रहे हैं? बिल्कुल, ओके। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके पेंट एंड वार्निश के जो आपके पास पर आए। अब इनमें से आप लोग को एक चीज सच्ची सच्ची जो जानना है वो ये है
कि इनमें से कितने क्वेश्चंस बने, है ना। तो आई हैव 49 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन। इस 49 क्वेश्चन में से कम आपको बनने चाहिए थे 15, कम से कम 15 तो आने ही चाहिए थे आपको। यदि आपको, बिल्कुल बताता हूं, कम से कम 15 आने चाहिए थे आपको, है ना। यदि नहीं आए तो अपने को दिक्कत में है अपन। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, 48 ही बोला ना, 48 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लॉज डिफेक्ट इज कॉज्ड, इनमें से कौन सा डिफेक्ट है जो कॉज होगा ड्यू टू इन एंगल्ड ह्यूमिडिटी और ड्यू टू एवोपरेशन ऑफ सॉल्वेंट एट द पेंट सरफेस। पेंट सरफेस में जो भी आपने सॉल्वेंट डाला है जितेंद्र, पेंट सरफेस में जो भी आपने क्या डाला है, सॉल्वेंट डाला है, यदि वो यदि इवेपोरेट कर जाएगा, यदि वो इवेपोरेट कर जाएगा, अभी इवेपोरेट हो जाएगा किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, यदि एनवायरमेंट में मॉइस्चर नहीं रहेगा तो आपके पेंट को क्या कर, पेंट से क्या कर लेगा, मॉइस्चर ले लेगा। यदि पेंट से मॉइस्चर चला गया तो पेंट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और ड्राई मतलब सूख जाएगा, ड्राई तो क्या बोलूं, सूख जाएगा। यदि सूख गया पेंट तो क्या होगा, सरफेस से उसकी एडेशन जो रहेगी वो आपके पास कमजोर हो जाएगी और धीरे धीरे निकलने लगेगा, पील ऑफ होने लगेगा। हाँ बिल्कुल, पपड़ी बनकर निकलने लगेगा, उसे अपन ब्लिस्टरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो चीज बात किया आप लोग को कि पता रहना चाहिए वो ये है कि इस टॉपिक से आपको कम से कम कितने क्वेश्चन बनने चाहिए, 15। यदि 15 से ज्यादा बनते हैं तो बहुत अच्छा, 15 से कम बनते हैं तो गंभीर है मामला, अपने को पेंट का आएगा। काय के लिए बहुत है आज के लिए, अरे भाई ये कौन सी बात हो गई, तो समझ ही नहीं आया मुझे, क्या बोल दिया। चलिए आज का टॉपिक क्या है नया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। अच्छा कंस्ट्रक्शन करेंगे अब अपन। अब चलो थोड़ा पेंट वेंट से निजात पाया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1, डॉग लेग स्टेयर। नहीं कोई कल वल से नहीं। अरे कल से क्या करेंगे, कल से पता है अपनी क्लास कितने होने वाली है आप लोग को। देखो आप लोग को लग रहा होगा कि अपन थोड़ा स्लो कर रहे हैं, एक्चुअली 2 आवर्स है ना। कुछ टॉपिक अपन ने बहुत तेजी से किए, यदि आप लोग को पता हो, जैसे सीमेंट का टॉपिक हो गया, ब्रिक्स का टॉपिक हो गया, बड़ा तेजी से किया क्योंकि बहुत कॉमन टॉपिक है, आते हैं तो इसलिए इन्फॉर्मेशन आपके पास भी ज्यादा है। कंक्रीट के टॉपिक को बहुत ज्यादा तेजी से नहीं कर पाए थे क्योंकि कंक्रीट का जो पार्ट नहीं आता वो भी पूछा गया था, तो उतना आपके पास समझ नहीं थी, हर चीज को अपन ने एक एक कर देखा। पेंट के बारे में आपको समझ नहीं है तो मैंने एक एक चीजें भी बताई आपको। एक पीवीसी आपको पता होगा ना, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, उसके से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो पेंट का आपको कम आता था तो फिर अपन ने उसको उस तरह से देखा। अब कल से अपन क्लास क्या करेंगे, आपकी 3 घंटे रखेंगे। कल से जो आपकी क्लासेस है दैट विल बी फ्रॉम 1 to 4, 1 से 4, 3 नहीं 4 बजे तक। और फिर आप लोग को 3 घंटे के अंदर अपन कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें। अरे धनंजय जितेंद्र थोड़ा सब्र लेना है भाई, करेंगे अपन पूरे क्वेश्चंस करेंगे और आज से स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, चलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन, जितने क्वेश्चन है इन्हीं को करते हैं। फर्स्ट का डॉग लेग स्टेयर्स आर स्ट्रेट स्टेयर, क्वार्टर टर्न स्टेयर, हाफ टर्न स्टेयर और 3/4 स्टेयर। धनंजय सभी लोग बताएं, धनंजय को फिर कैसे लग रहा है डी। अरे धनंजय ऐसा गए, ऐसा गए, ये आपने लिया, आपने 1/4 लिया क्वार्टर और ये लिया तो हाफ टर्न, है ना। ये लिया यहां से क्वार्टर टर्न, यहां से लिया तो टोटल एक और क्वार्टर ले लिया तो 2 क्वार्टर टर्न हो गया, कितना हाफ टर्न हो गया, है ना। यदि आपने इसको और ले लिया 1 टर्न तो ये हो गया आपके पास पर क्या, कितना 3/4 टर्न, 3/4 टर्न। तो ऐसा तो होता नहीं कि स्टेयर पर ऐसे जाकर फिर ऐसे जाकर फिर ऐसे गोल घूम गए इधर ही, ऐसा तो होता नहीं। ये तो ऐसा जाकर इधर से लेफ्ट चले जाएंगे ना, हाफ टर्न। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंगिंग लाइन एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व ऑफ एन आर्च इज नोन एज। हाँ जी, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, बता सकते हैं आप।
बताइए। इंट्रोडस बोलते हैं? अच्छा, सच बताओ। बाकी you can call this as exodus. इंट्रोडस, और यू कैन कॉल इट एज सॉफेट भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, दिस इज सॉफेट। नाउ अब वो क्या बोल रहा है, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द इनर सरफेस, इनर मतलब इंट्रोडस से रिलेटेड है, ऑफन, है ना, हाईएस्ट पॉइंट, डिस्टेंस पूछा है ना भाई, डिस्टेंस तो सॉफेट तो डिस्टेंस हुआ ही नहीं, सॉफ्ट तो वो क्या हो गया, राइज हो गया, वो तो थिकनेस भी नहीं है, स्पान भी नहीं है, स्पान तो ये हो जाएगा, राइज ही हो जाएगा, तो आंसर इज राइज। क्लियर है? पढ़ो टर्म को क्या लिखा है, आंसर इज राइज। इसमें 2-3 टर्म्स और बताएं, ये काम आ जाएगी आपका, अभी अपन सॉल्व करेंगे तो आगे हो सकता है आगे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसको थोड़ा छोटा कर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट व्हेन लेंटल आर कंपेयर्ड विथ आर्चेस, लेंटल को यदि कंपेयर करेंगे आर्चेस से तो कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। बिल्कुल बता रहे क्या, थर्ड का, थर्ड का बताइए सभी लोग जल्दी। थर्ड का जल्दी बताइए। थर्ड का भी बिल्कुल, आर्चेस को स्ट्रॉन्ग अबेटमेंट चाहिए, इस तरह से आर्च बन जाएगी आपके पास। कुछ ऐसे ब्रिक के भी बने लेकिन आर्च बने जरूर, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, ये पॉइंट गलत है, इनकरेक्ट है, इसलिए अपन ने सेलेक्ट किया। ओके चलिए फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विदाउट एनी प्लेटफॉर्म और लैंडिंग इज कॉल्ड एज, हाँ जी बताइए। हाँ जी बताइए। बिल्कुल आंसर सही, फ्लाइट, फ्लाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। सर पहले स्टेयर्स का फिगर दिखा दीजिए, कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। क्या दिखाना है स्टेयर्स का, ये बताओ, स्टेयर्स में क्या दिखाना है ये बताओ, मैं वो दिखा दूंगा। क्या दिखना है भाई,
कंपोनेंट। एक डायग्राम दिखाता हूं जिसमें शायद आपको ऑलमोस्ट चीजें दिख जाएगी। मिल रहा है तो ऐसा मिल जाएगा स्टेयरकेस। रिचर्ड बर्बिज, ये मैं सर्च कर रहा था, यदि मिल जाए तो इसमें दिखा दूंगा आप लोग को। टेक्स्ट बुक भी आता है इसका। ये देखिए सभी को दिख रहा है एलिवेशन एंड सेक्शन। विजिबल है क्या? थोड़ा बहुत विजिबल है क्या? विजिबल है क्या बताइए मुझे। नॉट विजिबल? 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। अभी क्लियर है? अरे अभी दिख रहा है? मैं नहीं दिख रहा पर ये तो दिख रहा है। ठीक है, ये कंपोनेंट्स है, सबके नेम 1 2 3 4 सभी के नेम लिख रखे हैं। किसे क्या कहते हैं वो थोड़ा सा भी देख लो यदि देखना है तो। किसे क्या कहते हैं तो वो बता देता हूं, ताकि स्टेयरकेस से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोग को बन जाए। ठीक है, तो जैसे नोज पता होगा, राइस पता होगा, ट्रेड पता होगा सभी को, सभी को पता होगा। नोज, राइस, ट्रेडर सभी को पता होगा। ठीक है, तो नोजिंग ये पार्ट है आपके पास पर, मार्क तो कर रखा है, यहां पर भी है, वैसे मैं दिखा देता हूं।
इसमें मार्क कर कर। हाँ जी, ये है नोज, एक एंगल जाता है यहां से, एक स्ट्रेट लाइन इनको टच करती है, ये भी पूछी जा सकती है। इसका एंगल कितना होता है ये भी पूछा जा सकता है ना। राइज कितना हो सकता है रेसिडेंशियल में, ये आप लोग को जो पढ़ना है वही बता रहा हूं। ट्रेड कितना रखना है रेसिडेंशियल में और कमर्शियल दोनों के अंदर पर, ये दो चीजें पूछी जा सकती है राइज ट्रेड से। नंबर ऑफ ट्रेड इक्वल टू नंबर ऑफ राइजर माइनस 1, ठीक है। ओके, ठीक है। उसके अलावा ये कभी पूछे जा सकते हैं आपसे कि ये आपके पास पर हैंड्रेल, हैंड्रेल के और आपके पास पर स्टेयर केस से जो जोड़ने वाला पार्ट जो रहता है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज, क्या बोलते हैं इसे? स्पाइंडल। ये ऐसी चीजें पूछी जा सकती है जो जनरली कम पूछी जाती है। इसके अलावा एक और देखते हैं अपन, ये डायग्राम और कुछ बता रहा है। हाँ, ये क्या बता रहा है, इसे क्या बोलते हैं? दिस लाइन इज नोन एज पिच लाइन, दिस इज पिच लाइन, है ना। ये एंगल के बारे में बता रहा है, एंगल कौन सा? पिच बोल रहा है, पिच कितना होगा, पिच कितना है? पिच विल बी 25 डिग्री, मतलब 25 से 30 डिग्री जनरली रखा जाता है। 25 से कम ही रखो यार, 25 से 30 डिग्री, जितना कम होगा पिच उतना आसान होगा स्टेयर्स पर चढ़ना आपको। ओके, एनीथिंग एल्स? राइज तो बता दिया मैंने आप लोग को, ट्रेड भी बता दिया मैंने आप लोग को ना। नेक्स्ट आपको और क्या देखना है? गोइंग टू फ्लाइट तो पता होगा आपको, जो ट्रेड वाला पार्ट होता है उसी को गोइंग टू फ्लाइट भी बोल सकते हैं। ये राइज ऑफ फ्लाइट या हाइट ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, राइज ऑफ फ्लाइट या हाइट ऑफ फ्लाइट, ये जो टोटल है इसे राइज ऑफ फ्लाइट। फोर्थ वाला पॉइंट कौन सा भाई? स्ट्रिंग कैपिंग। नहीं नहीं, string capping is different thing. It is not riser. It is not riser. अरे इसको लगाते हैं ना, ये जो लगाए हो ये स्पेंडल, इसको सपोर्ट करता है ये, यहां पर कैपिंग लगाते हैं, कैपिंग टू सपोर्ट क्या? स्पेंडल, ठीक है। इसके अलावा और क्या? सब तो पता है आप लोग को, बाकी तो डायमेंशंस वगैरह दे रखा है, बस इतना मोर देन सफिशिएंट है ना। आगे बढ़ते हैं और अपन क्वेश्चंस वाले पार्ट पर आते हैं। तो इसका आंसर था आपके पास पर क्या? फ्लाइट था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, a straight line touching the nosing of the various steps and parallel to the slope of the stair। अभी थोड़ी देर पहले बताया
हाँ ये पीडीएफ चाहिए ना, हाँ अपने को ये चाहिए वो चाहिए सब चाहिए ना अपने को, भेज दूंगा आज। ओके आज फॉरवर्ड कर दूंगा, लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है। चलिए, स्ट्रेट लाइन टचिंग दी नोजिंग ऑफ द वेरियस स्टेप ऑफ द पैरेलल लाइन, क्या हो जाएगा इसको, अभी बताया मैंने। हाँ जी बताइए, अभी बताया मैंने, क्या बोलते हैं उसे, लाइन ऑफ नोज या पिच लाइन और पिच लाइन। क्या किसके बारे में पूछ रहा है वो, तो जो लाइन इन सबको कनेक्ट करती है ऐसी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ नोजिंग और पिच लाइन, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट, द पिच ऑफ स्टेयर शुड नॉट बी लेसर देन, शुड नॉट बी लेसर देन 90 डिग्री तो रखना नहीं है पहली बात, लेकिन फिर भी धनंजय पिछले का बताया होगा आपने, शुड नॉट बी लेस देन, नहीं धनंजय 45 नहीं, 45 में पब्लिक बिल्डिंग में प्रॉब्लम होगी आपको, रेसिडेंशियल में 45 चल भी जाएगा, पब्लिक में प्रॉब्लम होगा आपको। 25 डिग्री, 25 डिग्री से यदि अपन कम रखते हैं ना तो अपने को लगेगा अपन वहीं वहीं चल रहे हैं, बस इसी तरह से अपन चलते जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा मतलब इतनी सारी स्टेयर्स चढ़ जाएंगे पता चलेगा कि अपन 3 मीटर ही चढ़े। तो स्टेप्स जितनी हम लेते हैं उसी के हिसाब से एक एंगल होना चाहिए, उससे कम हो जाने पर आपको कंफर्टेबल नहीं रहते, आप पैर तो उठाते हैं लेकिन स्टेयर छोटी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the horizontal projection of head or still beyond the face of the frame is called, the horizontal projection of head or still beyond the face of the frame, बताइए। हाँ जी बताइए बताइए। डोर फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे क्या बोलते हैं, बियॉन्ड द फेस ऑफ द फ्रेम, फेस ऑफ द फ्रेम से यदि बियॉन्ड यदि जा रहा है तो अपन क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। 7 का 8 का आप लोग जब तक ढूंढिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। इस पे विजिबल होगा तो बहुत अच्छा है, ये देखिए इट इज विजिबल, दिख रहा है सभी को। हेड का वो पार्ट जो बाहर निकला हुआ है उसे क्या बोलते हैं, क्लियर है सभी को, क्या बोलते हैं, उसे हॉर्न बोलते हैं। टॉप वाला हेड है उतना आपको पता होगा। नेक्स्ट, the construction of a temporary structure required to support an unsafe structure is called, unsafe structure को यदि आपको क्या करना है, बियरिंग ऑफ डोर, बियरिंग ऑफ डोर बोलना ज्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपके पास पर एक्चुअली देखा जाए तो डोर का पार्ट होता नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ फ्रेम। फ्रेम जो रहती है ना जितेंद्र, वो ऐसी रहती है,
फिर इस पर अपन क्लैम्प कर कर यहां पर डोर फिट कर देते हैं। ऐसा डोर लगा देता है। तो ये फ्रेम का पार्ट है, हॉर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द अनसेफ स्ट्रक्चर। स्कैफोल्डिंग सेफ स्ट्रक्चर के लिए भी दी जाती है। अनसेफ जिसकी हाई राइज हो उसको आपको सेफ बनाना है तो अपन क्या देते हैं उसको, शोरिंग। जैकिंग करना मतलब पकड़ कर रखना, शोरिंग करना मतलब सपोर्ट करना, सपोर्टिंग अनसेफ स्ट्रक्चर। ये आपको देखने को मिल सकता है, मिलता है तो मैं बताता हूं। आपने देखा होगा शायद, डायग्राम में दिखता है तो बताता हूं। खासकर डैम वगैरह के यहाँ पर आपको देखने को मिलता है शोरिंग का पार्ट। ये देखो, यदि विजिबल है आप लोग को तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पूरे के पूरे पार्ट लगाए हैं आपने, दीज आर सपोर्टिंग इन बिटवीन देम। तो एक तरह का सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं शोरिंग। क्लियर है? यदि याद होगा तो आपने वो मूवी देखी ना बाहुबली 2, बाहुबली 2 में वो जो टिम्बर का वो अपना पूरा एक इंक्लाइंड शोरिंग सपोर्ट रहता है, उसको निकाल देता है तो पूरा डैम का पानी निकल कर चला जाता है। याद है क्या? वो शोरिंग, उसे शोरिंग ही कहते हैं, है ना। तो राजमौली को ये पता था कि शोरिंग के बारे में पूछेंगे लोग, तो इसलिए उन्होंने शोरिंग डाल दिया। चलिए, द अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड, अभी बताया था, अभी बताया। द अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड, अभी बताया था, बिल्कुल सही, सॉफिट, है ना। इंट्रोड्यूस भी बोल सकते हैं इसको। द एक्सटीरियर एंगल बिटवीन outer face of wall is known as, the exterior angle between outer face of a wall, outer face of a wall, क्या बोल रहा है, एक्सटीरियर एंगल ना, ये ऐसा वाली बात कर रहा है भाई। इसका आंसर तो मुझे वैसे मतलब बिना कुछ जाने बन गया, आप लोग तो मुझसे भी जल्दी बना देंगे। एक ब्रिक ऐसे लगाया, दो ब्रिक ऐसे लगाया, फिर एक ब्रिक ऐसे लगाया, फिर दो ब्रिक ऐसे लगाया, फिर एक क्वीन क्लोजर लगाया, फिर एक ब्रिक लगाया। इस तरह से अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाले एंगल के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। इसकी ब्रिक्स भी आती है अलग से, यदि आपने देखी हो। कुछ ब्रिक्स मतलब वो आर्टिफिशियल ब्रिक है, वो उनको अपन ने वहां रेडी नहीं किया, है ना। तो ये आपके पास पर जहां क्वीन क्लोजर लगा रहता है उसी के पास लगा रहता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं क्यूनियन, है ना। इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। देख लेता हूं इसका इमेज मिलता है क्या।
ये देखो, ये भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा था, ये वाला तो ज्यादा अच्छा दिख रहा है। ये जो है आपके पास पर शार्प एंगल देखने को मिल रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये है क्यूनियन। ठीक है, अरे ठीक है भाई, जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, लेंटल इज अ, लेंटल क्या है? शॉर्ट बीम, शॉर्ट स्लैब, शॉर्ट कॉलम, क्या है? जल्दी बताए। बीम है, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट, इन आर्चेस द बॉटम मोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट एट बोथ एंड इज कॉल्ड एज स्प्रिंजर, क्राउन, क्लोजर, बियरिंग। बताइए। बताइए बताइए। बिल्कुल सही, सबने बताया, सबने बताया ना। स्प्रिंजर कैसा वाला पार्ट है भैया? तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये जो फर्स्ट अपन ने ब्रिक लगाया, जो भी लगाया, इसको अपन क्या बोल देते हैं? स्प्रिंजर बोल देते हैं, है ना, या स्प्रिंग भी बोलते हैं उसको। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13, the depth of an arch is the distance between, depth of an arch is an distance between crown and ground level, crown and spring line, crown level and spring line, ground level and spring line। बताइए। प्रद्युम्न बता रहे डी, मयंक डी, नहीं बिल्कुल नहीं। इंट्रोडस एंड एक्सट्रोडस, इन दोनों के बीच से की जो डिस्टेंस होती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बताते हैं किसके बारे में? डेप्थ ऑफ आर्च। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग is 3.25 meter and the riser is 13 centimeter. The number of tread, निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना भाई आराम से, राइज दे रखा है। निकाल सकते हैं? हाइट कितनी है? 3250। राइज कितने का है? 130 mm का। सॉल्व कर लो। $25। और क्या पूछा है इसने? नंबर ऑफ ट्रेड -1, 24। ठीक है, ठीक है भाई। 14 का सी। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, अंडर सरफेस ऑफ द स्टेयर इज कॉल्ड, नीचे की जो सरफेस रहेगी स्टेयर की उसको क्या बोलेंगे? वेस्ट स्लैब बोलेंगे क्या? धनंजय सोच के बताओ। सबकी अंडर सरफेस को क्या बोलते हैं अपन? सॉफिट। सबकी बॉटम सरफेस को, ये बीम का बॉटम सॉफिट, ओके। स्टेयर्स का बॉटम, आर्च का बॉटम। चलिए, तो इसका आंसर था बी। चलिए, तो कल स्टार्ट करेंगे अपन आर्च के आगे का पार्ट, वो सॉरी आर्च बोल रहा हूँ, आपके कंस्ट्रक्शन के आगे का पार्ट। ठीक है, हाँ जी, कल स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन के आगे का पार्ट।
और कल अपन देखते हैं इसके अंदर कितने क्वेश्चंस है, उसको निपटाने के पूरे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और फिर अपन परसों कल से अपना टाइम 3 घंटे है, बस इतना ध्यान रखिए आप लोग, तो 3 घंटे के हिसाब से बैठना है अपने को, नहीं तो बोलने लगे 2 घंटे के बाद ही। ओके चलिए।